गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण फ्रेंड। मैं हूं हितेश खटीक, माई नर्सिंग अकेडमी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इन शॉर्ट एनटीडी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसकी फुल फॉर्म होगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, न्यूरल ट्यूब जो होती है वो ब्रेन के कुछ हिस्से से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाती है तो उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मेन कोज क्या है? विटामिन विटामिन B9 की डेफिशिएंसी। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस। ठीक है, विटामिन बी नाइन का अदर नेम है फोलिक एसिड या फिर फोलेट भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, विटामिन B9 का दूसरा नाम है फोलिक एसिड या फिर फोलेट भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? अगर इसकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होगी तो न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा क्या होगा? और इसके अलावा क्या देगा? क्लोजर डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब न्यूरल ट्यूब का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्लोजर डिफेक्ट्स वहां पे अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो फोलिक एसिड, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फोलिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। जो फोलिक एसिड का फंक्शन होता है विटामिन B9 का, ठीक है, ये को एंजाइम की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? को एंजाइम की तरह वर्क करता है। फोलिक एसिड क्या करता है? को एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिल करके फोलिक एसिड क्या करता है? डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोलिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? ये कोएंजाइम की तरफ कार्य करता है। ठीक है, वो सारे एंजाइम के साथ मिल करके ये डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल है। ठीक है, अब मैं आप बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, कैसे डिजीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा? कोएंजाइम की तरह बहुत सारे एंजाइम के साथ मिलकर कार्य करता है और डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा कि डेफिशिएंसी की सबसे पहले बात करते हैं अपन, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, तो फोलिक एसिड किसके अंदर हेल्पफुल है? डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो फोलिक एसिड necessary to DNA and protein synthesis। ठीक है, फोलिक एसिड नेसेसरी होता है किसके लिए? डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का डेवलपमेंट हो पाएगा? प्रोसेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? अपन को क्या देखने को मिलेगा? इम्प्रॉपर सेल डिवीजन होगा। अगर क्योंकि डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी तो सेल डिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इम्प्रॉपर सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा? अगर सेल डिवीजन ही पूरा नहीं हुआ है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगी वो कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ न्यूरल
ट्यूब। ठीक है, सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूरल ट्यूब होगी वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जो फोलिक एसिड होता है वो डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के हेल्पफुल है। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या होगा, डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और सेल डिवीजन इनकम्प्लीट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, अगर सेल डिवीजन ही पूरा नहीं हुआ तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल्स और न्यूरल ट्यूब है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से अपन को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट है इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर जो न्यूरल ट्यूब है वो कब फ्यूज होती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब कब फ्यूज होती है, तो 27 से लेकर के 28th डे ऑफ जेस्टेशन, से लेकर 28th डे ऑफ जेस्टेशन के अंदर क्या होगी, न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट क्लोज हो जाती है, सॉरी फ्यूज हो जाती है, यानी क्लोज हो जाती है। न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्लोज हो जाती है, क्लोज है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि न्यूरल ट्यूब कब क्लोज होती है, तो 27 से लेकर के 28 डे आफ्टर कंसेप्शन या फिर जेस्टेशन बोलो। ठीक है, उस टाइम पे क्या होती है, न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया एक बार। ठीक है, 27 से लेकर के 28th डे के अंदर जो न्यूरल ट्यूब आफ्टर कंसेप्शन न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। अपन बात करेंगे अब किसकी, ईटियोलॉजी की। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की क्या ईटियोलॉजी है, क्या कॉजेज है, कॉजेज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कौन सा है, मैंने बताया था अभी, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर जेस्टेशनल एज के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फेल हो जाए और कंप्लीट फ्यूज नहीं हो पाए किसी वजह से, तो भी एक कारण हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूरल ट्यूब फेल्स टू फ्यूज ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज, ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज, जेस्टेशन बोलो या जेस्टेशन बोलो एक ही बात है। ठीक है, अगर इस दौरान न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाए तो क्या देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज फोलिक एसिड है। ठीक है, या फिर कोई ट्रोमा या इंजरी हुई है न्यूरल ट्यूब के यहाँ पे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर एनी ट्रोमा और इंजरी टू न्यूरल ट्यूब। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई इंजरी या फिर कोई ट्रोमा हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब के वहां पे, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर अब मैं बात करूं उसके रिस्क फैक्टर की, ये कॉजेज कंप्लीट हो गए, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अगर न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाए या फिर कोई ट्रोमा इंजरी हो चुकी है वहां पर न्यूरल ट्यूब के वहां पर, तो अपन को डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब रिस्क फैक्टर की बात करता हूं मैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात करता हूं, तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, नाम तो सुना ही होगा आपने, इंक्रीज लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, इन मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड, अगर मैटरनल ब्लड के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है तो एक मतलब इंडिकेट है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ना कि कंफर्म है कि इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये भी आपको सजेस्ट कर सकता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, कंफर्म नहीं है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों रिस्क फैक्टर है इसके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, अल्फा प्रोटीन फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ना या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेज, ईटियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सीवियर फॉर्म होती है
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के एग्जाम में पूछा जाता है। सीवियर फॉर्म ऑफ एनटीडी, ठीक है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आया है, ये पूछा गया है काफी बार एग्जाम में। तो सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो कौन सी है? रेशियासिस, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है? मेनली जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर हैं, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के न्यूरल ट्यूब के पोस्टीरियर न्यूरल पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाते 27th इंट्रायूट्राइन डे के अंदर, 27th डे के अंदर, इंट्रायूट्राइन डे आफ्टर कंसेप्शन के अंदर अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो होते हैं न्यूरल ट्यूब्स के, अगर वो कंप्लीटली तरीके से फ्यूज नहीं हो पाते हैं तो एक सीवियर फॉर्म बन जाती है और उस फॉर्म का नाम है रेशियासिस, ठीक है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछे जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ एनटीडी, ठीक है। तो स्पाइना बाइफिडा का नाम आपने सुना होगा, बाइफिडा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा की बात करते हैं अपन। स्पाइना बाइफिडा क्या? एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा के अंदर एक लेमिना दूसरे लेमिना के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि आपस में एक लेमिना वर्ड किसके लिए यूज किया है? स्पाइना बाइफिडा के बारे में बता रहा हूं आपको। लेमिना वर्ड वर्टिब्रा के लिए यूज किया है, एक वर्टिब्रा को लेमिना बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा के अंदर एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के साथ आपस में जुड़ जाती है, लेकिन उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, विदाउट स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वन वर्टिब्रा फ्यूज विथ another vertebra without involvement of spine, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के साथ आपस में फ्यूज हो जाती है, लेकिन उसके अंदर स्पाइन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेमिना वर्ड वर्टिब्रा के लिए यूज किया जाता है। स्पाइना बाइफिडा पढ़ रहे अपन। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। इसके अंदर एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के अंदर आपस में जुड़ नहीं पाती है, फेल्स हो जाती है, ठीक है, फेल्स टू फ्यूज, है ना, ध्यान रखना, सॉरी मिस्टेक हुई मेरे से। इसके अंदर क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा के अंदर लेमिना वर्ड वर्टिब्रा के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के साथ आपस में जुड़ नहीं पाती है, ठीक है। उसके अंदर और क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको डायग्राम से। एक वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा है, ठीक है। ये दोनों क्या होती है? आपस में जुड़ नहीं पाती, ये मतलब गैप है, और ये है वर्टिब्रा। तो स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है? जो मतलब ये वर्टिब्रा इस वर्टिब्रा इसे फ्यूज होनी चाहिए, लेकिन ये क्या होती है? आपस में फ्यूज नहीं होती है, ठीक है। एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से फ्यूज नहीं होती है, आपस में जुड़ती नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने करेक्शन कर दिया है वापस। स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है? एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से जुड़ नहीं पाती आपस में। यहाँ पे नॉर्मली क्या होती है? जो स्पाइना बाइफिडा करनी होगा, नॉर्मली ये वर्टिब्रा आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन स्पाइना बाइफिडा के अंदर ये वर्टिब्रा आपस में जुड़ नहीं पाती, आपस में फ्यूज नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इनके बीच में गैप होता है, उसको कहेंगे अपन स्पाइना बाइफिडा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूं उसकी साइट की। स्पाइना मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी जगह पे होता है?
तो ध्यान रखना लंबो सेक्रल रीजन के अंदर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट साइट है, क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट मैं बता रहा हूं आपको। लंबो सेक्रल रीजन के अंदर L1 से लेकर के L5 लंबार, फर्स्ट से लेकर के लंबार 5 तक, और सेक्रम फर्स्ट से लेकर के सेक्रम 4 तक, ये अपनी वर्टिब्राई है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स की। ठीक है, एंटिटी एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा है। स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स की बात करता हूं मैं। सबसे पहले पहला टाइप है इसका स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा। सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है अकल्टा। ठीक है, सबसे ज्यादा अपन को क्या देखने को मिलता है? स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। स्पाइना बाइफिडा का के दो टाइप होते हैं, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा और एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका की बात अपन नेक्स्ट करेंगे, लेकिन मैं बात करूं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा की। इसके अंदर क्या होगा, ये मोस्ट कॉमन टाइप है स्पाइना बाइफिडा का। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब स्पाइना बाइफिडा अकल्टा की बात करते हैं अपन। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मतलब जो वर्टिब्रा के अंदर गैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस डिफेक्ट के अंदर वर्टिब्रा के अंदर गैप, दो वर्टिब्रा के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंने वहां पे बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बाइफिडा के डेफिनेशन के अंदर। यहां पे क्या होगा, वर्टिब्रा के अंदर गैप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसके अंदर जो मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड जो होगी वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और किसी भी तरह का कोई सेक का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो सेक फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में गैप तो प्रेजेंट होगा, आपस में फ्यूज नहीं होगी, लेकिन जो मेनिंजेस और स्पाइनल है वो नॉर्मल होगी कि उनके अंदर कोई भी ये डिफेक्ट इन्वेड नहीं करेगा। ठीक है, और किसी तरह का कोई सेक का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओनली फॉर क्या होता है, एक डिंपल का फॉर्मेशन होता है, डिंपल फॉर्मेशन। यानी कि क्या होता है, मतलब जहां पे ये हो रहा है ना स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, वहां पे खाली स्लाइडली सा हल्का सा उभार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी वहां पे ना कोई सेका फॉर्मेशन होगा, ना मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वेड करेगी, खाली वर्टिब्रा के बीच में अपन को क्या देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई स्पाइना बाइफिडा अकल्टा की बात। अब अपन बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की बात। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। तो सबसे पहले ये दो, अब इसी बात करते, दो टाइप की होती है बाइफिडा सिस्टिका, दो टाइप की होती है। पहला टाइप की बात करते हैं अपन मेनिंजियोसील की बात करते हैं। ठीक है, दो टाइप की होती है, मेनिंजियोसील, एक मेनिंजियोमाइलोसील होती है। पहले बात करेंगे अपन मेनिंजियोसील की। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वर्टिब्रा सीएसएफ, ठीक है, और मेनिंजेस इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रा सीएसएफ मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन यहां पे क्या देखने को मिलेगा, सेका फॉर्मेशन, सेक फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सेक बन जाएगा और उसमें सेक नहीं बना था अकल्टा के अंदर, और इसमें वर्टिब्रा सीएसएफ मेनिंजेस सभी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सेक का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नो स्पाइनल नर्व इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, वर्टिब्रा का हो जाएगा, सीएसएफ का हो जाएगा, और सेका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा,
लेकिन स्पाइनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर स्पाइनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता तो सीवियर फॉर्म हो जाती है, मतलब सीवियर हो जाता। ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, मेनिंजियोसिल के। ठीक है, मेनिंजियोसिल के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर सेका फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन को क्या करना है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके अगर उसको मेनिंजियोसिल है तो सेका फॉर्मेशन हो रहा है, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी रिमूव द सेक। आपको 24 आवर्स के अंदर आपको सेका फॉर्मेशन हुआ है तो उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, और जो सर्जरी करते हैं अगर मेनिंजियोसिल देखने को मिल रहा है तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आफ्टर डिलीवरी आपको उस सेक को रिमूव कर देना है। तो जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उस सर्जरी का नाम है लेमिनेक्टोमी। ठीक है, सर्जरी का नाम पूछा था लेमिनेक्टोमी क्या होता है जो। ठीक है, रिमूवल ऑफ सेक। ठीक है, लेमिनेक्टोमी के अंदर प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो पोजीशन देनी है अपन को क्या देनी है, प्रोन पोजीशन देनी है, प्रोन पोजीशन देनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रोन पोजीशन क्यों दे रहे हैं, प्रेशर को रिमूव करने के लिए, सर्जिकल साइड पे प्रेशर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रेशर के चांस को रिड्यूस करने के लिए अपन प्रोन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये इसका मेनिंजियोसिल का मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेक को रिमूव करना है विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, उस सर्जरी का नाम है लेमिनेक्टोमी। कौन सी पोजीशन देते हैं, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव, तो आपको कौन सी याद रखना है, प्रोन पोजीशन। अब सेकंड बात करते हैं मेनिंजियोमाइलोसिल। वो मेनिंजियोसिल था, ये मेनिंजियोमाइलोसिल था। इसके अंदर क्या होगा, सभी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, CSF, वर्टिब्रा प्लस स्पाइनल कॉर्ड, CSF, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड और किसका, मेनिंजिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसी के अंदर सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, CSF, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस का सभी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अगर इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स आएंगे वो क्रिटिकल सिम्टम्स आएंगे, क्रिटिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर क्रिटिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है तो ये सीवियर फॉर्म हो गई ना। ठीक है, ये स्पाइना बाइफिडा की सीवियर फॉर्म हो गई, सीवियर क्वेश्चन है ये, सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, ये जो मेनिंजियोमाइलोसिल है वो सीवियर फॉर्म है किसकी, स्पाइना बाइफिडा की। क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा था कभी बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये कंप्लीट हो चुका है, CSF, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके अंदर क्रिटिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि सभी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजिस का। तो ये हो गई स्पाइना बाइफिडा की सीवियर फॉर्म। मोस्ट कॉमन टाइप था स्पाइना बाइफिडा अकल्टा था। ठीक है, मेनिंजियोमाइलोसिल कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे किसकी, एक टेस्ट का नाम बता देता हूं जो डिफरेंशिएट करेगा मेनिंजियोसिल और मेनिंजियोमाइलोसिल। ठीक है, एक होता है ट्रेनी लुमिनेशन टेस्ट होता है, एक ट्रेनी लुमिनेशन टेस्ट होता है। ये टेस्ट करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मेनिंजियोमाइलोसिल एंड मेनिंजियोसिल। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स के अंदर कभी पूछे गया। एक कहता है ट्रेनी इल्यूमिनेशन टेस्ट किसके अंदर करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि मेनिंजियोमाइलोसिल है या मेनिंजियोसिल है। ठीक है, उसके लिए जो टेस्ट कहते हैं वो उसे कहते हैं ट्रेनी इल्यूमिनेशन टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपको, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएट विद मेनिंजियोमाइलोसिल।
मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएट विथ मेनिंजोमाइलोसिल। ठीक है, अगर आपको मेनिंजोमाइलोसिस के साथ में कोई एक मतलब ऐसी फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है मोस्ट कॉमनली, तो वह एक अर्नोल्ड आपने नाम सुना होगा शायद, अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन। ठीक है, मेनिंजोमाइलोसिस के साथ एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम होती है इसके साथ में, उसे कहते हैं अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेन टिश्यू होते हैं ना, ब्रेन टिश्यू एक्सटेंड इनटू द स्पाइन, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्रेन के टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाते हैं, उस फॉर्म को अपन कहते हैं अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन है ये, एग्जाम पूछा जाता है कि मेनिंजोमाइलोसिस के साथ जो मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो साथ में कौन सी होती है, उसका नाम है अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन। इसके अंदर मेनली होता है क्या है, जो ब्रेन टिश्यू है वो किसी साथ आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसिफेलस, तो ये भी आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइड्रोसिफेलस का कोज सबसे ज्यादा मेनली मोस्ट कॉमन कोज है वो अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, याद रखना, मोस्ट कॉमन कोज हाइड्रोसिफेलस, अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएट विथ मेनिंजोमाइलोसिस, कौन सी अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन। अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन होता क्या है, उसके अंदर जो ब्रेन टिश्यू है मेनली कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, ये अपना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट के खाली नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, अपन नर्स हैं तो हमारा रोल है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करना है, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी अपनी, क्या रहेगी, प्रिवेंट द सेक फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शन। सेका फॉर्मेशन हो रहा है तो अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी, तो अपन को क्या करना है, अपन को सेक को किसी इंजरी और इन्फेक्शन से बचाना है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है अपनी ये रहेगी। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इन्फेक्शन और इंजरी से बचाने के लिए तो सेक को कवर करते हैं, सेक का फॉर्मेशन हुआ है उसको अपन कवर करते हैं, कवर विथ नॉर्मल सेलाइन डिप्ड स्टेराइल गोज। ठीक है, तो अब जो सेका फॉर्मेशन हुआ है उसको अपन को किससे कवर करना है, नॉर्मल सेलाइन में डिप्ड स्टेराइल गोज से उसको कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है अपनी। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन से के जो गोज होते हैं उससे उसको सेक को कवर करना है। इसकी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी अपनी ये रहेगी कि आपको जो सेक है उसको किसी इंजरी और इन्फेक्शन से बचाना है। ठीक है, ये फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपन को क्या करना है, इसके साथ साथ ही जो गोज है उनको चेंज करना, चेंज गोज एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आपको गोज को चेंज करना है। उसके अलावा आपको उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करने के रखना है। ठीक है, और अपन क्या करना है, उसकी ब्लैडर और बावल केयर करनी है। ठीक है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, स्पाइना बाइफिडा का। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बताया है, और कुछ अगर मिस्टेक रह गई हो तो आप थोड़ा सा देखिएगा। जहां तक है मैंने मेरा पूरा 100 दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत जल्दी मिलेंगे।